बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे, फ्रांस में एक समिट हुई और इस समिट का टाइटल था ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट। ये 22 से 23 जून ये समिट जारी रही और इसमें जो फ्रांस इसकी मेज़बानी कर रहा था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी 3 रोज़ा दौरे पर वहाँ पर मौजूद थे। इस समिट में उन्होंने शिरकत की, न सिर्फ शिरकत की बल्कि अपने खिताब में जो कलीदी नुकात हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक को दरपेश चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पे मौसमियाती तब्दीली के बायस उनका तस्करा किया। और जो पिछले साल जो पाकिस्तान को बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश था और वो सैलाब का था, जिसके तहत वज़ीर आज़म ने कुछ फैक्ट्स फिगर्स जो हैं एक मरतबा फिर दुनिया के सामने पेश किए। और उनका ये कहना था कि 3 करोड़ लोग इससे मुतासर हुए, कई मिलियन एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हुई, 1700 अफराद जान की बाजी इसमें हार गए, 5 लाख मवेशी इसके अंदर बह गए, 20 लाख घरों को जुज़वी या मुकम्मल तौर पर नुकसान हुआ। और इसकी जो एंडोर्समेंट है वो सेक्रेटरी जनरल जो यूएन के हैं अंतोनियो गुतेरेस, उन्होंने भी की कि बिल्कुल पाकिस्तान के साथ ये मामला दरपेश हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये तकाजा किया कि जो भी नया फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दुनिया में आ रहा है, उसके साथ साथ जो हयातियाती और उसके साथ जो मौसमियाती चैलेंजेस दरपेश हैं उसको भी अकाउंट फॉर किया जाए, उसे भी ख़ास तौर पे कंसिडर किया जाए। वज़ीर आज़म की साइड लाइन्स के ऊपर भी मुलाकातें हुई और इन मुलाकातों को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। इन मुलाकातों में अगर हम आपको बताएं तो वज़ीर आज़म की जो IMF की सरबरा हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई, जो MD हैं क्रिस्टियाना उनके साथ मुलाकात हुई, उसके बाद हेड ऑफ स्टेट्स के साथ मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म के साथ उनकी मुलाकातें हुई, जिनमें फ्रांस के सदर के साथ भी उनकी मुलाकात थी, MBS के साथ भी उनका मुलाकात थी, मिस्र के जो सदर हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई। और ये इन मुलाकातों के अंदर बाहमी जो उमूर हैं, ताउन के उमूर हैं, पाकिस्तान और उन ममालिक के दरमियान जो तिजारती ताउन है उसको कैसे मज़ीद आगे बढ़ाया जा सकता है, उस हवाले से भी मुफीद गुफ्तगू हुई। और चीन के जो वज़ीर आज़म हैं उनसे भी मुलाकात हुई और उन्हें पाकिस्तान का उन्होंने दौरा भी, पाकिस्तान आने की दावत भी दी, जिसे उन्हें कबूल कर लिया। इस पर ज़रा बात करेंगे कि इस वक्त कितना अहम है दुनिया के लिए समझना कि ख़ास तौर पे वो ममालिक जो मौसमियाती तब्दीली के साथ निमट रहे हैं उनके साथ ताउन, मदद जो लफ्ज़ है वो यकीनन इस तरह नहीं बनता, क्योंकि दुनिया की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, जिनमें चाइना है, इंडिया है और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका है, इनकी किस हद तक जिम्मेदारी बढ़ गई है कि उन ममालिक के साथ जो तरक्की पजीर हैं, जो इस दौड़ में शामिल होना चाहते हैं, उनके साथ ताउन करें। इस पर बात करेंगे। जनाब सबसे पहले पैनलिस्ट तारुफ करवा देते हैं। जनाब हमारे आज स्काइप के जरिए ज्वाइन किया है मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने, स्काइप ही के जरिए शनीला अम्मार साहिबा हमारा साथ देंगी। इस्लामाबाद स्टूडियोज में ताहिर नईम मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लाहौर स्टूडियो से आगा इकरार साहब ज्वाइन कर रहे हैं और सज्जाद अनवर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप तमाम पैनलिस्ट को हम खुश आमदीद कहते हैं। पहला सवाल मुर्तज़ा सोलंकी साहब सर आपसे होगा। वज़ीर आज़म की फ्रांस में न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल समिट में शिरकत, आलमी रहनुमाओं से मुलाकात और ताउन की अपील, क्या मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर पाकिस्तान की दुनिया को मदद नहीं करनी चाहिए? देखें, वज़ीर आज़म साहब ने पेरिस में कितनी पाकिस्तान की ज़रूरियात हैं और जो पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली की वजह से जो तबाहकारियाँ हुई हैं उसके बारे में बड़ी तफसील से बात की। इससे पहले भी जब पिछले साल सैलाब आए थे तब भी ये एक एक्सरसाइज की गई थी। वो जो हमने कहना है वो हम कहेंगे। दुनिया हमारी कितनी मदद करती है वो आप देख भी रहे हैं जी। लेकिन ये मौका है कि हम अपने गिरेबान में भी झांकें और हम खुद भी देखें। मौसमियाती तब्दीली एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है। पिछले साल हमने देखा और अभी हमने बार बार जो समंदरी तूफान था उसकी शक्ल में भी देखा। ये खुशकिस्मती है कि कराची हिट नहीं हुआ, लेकिन आपने क्या देखा कि जब ये तूफान टला तो जो चीज़ें समंदर से बाहर निकली वो ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने उल्टी की हो। वो सारा प्लास्टिक, वो सारा गंद कचरा जो हमने समंदर में डाला था, समंदर ने उठाकर वो हमारे मुंह पे दे मारा। ये है हकीकत। आप ये देखें कि डॉक्टर हसन अब्बास के मुताबिक पाकिस्तान के जो ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर हैं वो तकरीबन 400 मिलियन एकड़ फीट है, यानी कोई 40 करोड़ एकड़ फीट पानी। ये इतना पानी है कि दरियाए सिंध 3 साल तक मुसलसल बहे
तो उसके बराबर है। अच्छा। या अगर आप ये कहें कि ये कितना बड़ा है, वो ये है कि पाकिस्तान को जितने रिवर इंडस की जो फ्लो है उसका कोई, ये तो 3 साल का तो मैंने बताया आपको, तो ये इतना बड़ा जखीरा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन हम किस तरीके से इसको ज़ाया कर रहे हैं, इसके अंदर जो सनती जो फुजला है, जो बड़ी धातें हैं, जो इंडस्ट्रीज की गैर मयारी जो फर्टिलाइजर है। फिर आप ये देखें कि यूएनडीपी की रिपोर्ट ये है कि पाकिस्तान कोई 2 करोड़ टन सॉलिड वेस्ट जो है वो फेंकता है जमीन के अंदर, और उसमें सिर्फ प्लास्टिक जो है वो कोई 33 लाख टन है। तो बात यह है कि हम अपने तौर पर क्या करें। अभी जैसे समंदरों का पानी गर्म हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास शदीद बारिशें होंगी, उसके लिए हमने कुछ सोचा है। ये जो पानी है हमारा अंडरग्राउंड, इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम उसको ज़ाया कर रहे हैं और उसको जहर में तब्दील कर रहे हैं, जो कि हम अपनी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूरत है कि हम अपने घर को भी ठीक करें, अपनी पॉलिसियां भी बनाएं। घर को ठीक करें, अपनी पॉलिसियां बनाएं। शनीला साहबा, आपकी तरफ आते हैं, ये फरमाइएगा जो ख़ास तौर पे इससे पहले एक समिट हुई थी जिसमें कुछ प्लेजेस किए गए थे पाकिस्तान के हवाले से कि 16-17 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को दिए जाएंगे, अभी तक वो रिलीज़ नहीं हुए। उससे पहले COP27 की कॉन्फ्रेंस हुई थी मिस्र के अंदर, जिसकी तस्करा वज़ीर आज़म ने मिस्री सदर के साथ भी और UN के जो चीफ़ हैं उनके साथ भी मुलाकातों में किया है। कितना ज़रूरी है कि दुनिया जो अपनी कमिटमेंट्स करती है पाकिस्तान या किसी भी ऐसे तरक्की पजीर मुल्क से जो मौसमियाती तब्दीलियों से जुट रहा है, जो जिसे वो चैलेंज दरपेश है, वो पूरा करे। अगर वो पूरा नहीं करेगी तो कल कोई और सानहा अगर पाकिस्तान में इस तरह का हो जाता है मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, तो फिर हमारी कैपेसिटी कितनी होगी इसको कोप करने के लिए? जैसे जो भी मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा है ना, मैं उसके साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ। हमारी कैपेसिटी अभी नहीं है क्योंकि हमने इसके ऊपर काम ही नहीं किया है। जो अभी वो बात करें कि बारिशें होंगी, तो क्या हमने आबी ज़खायर बनाए हुए हैं कि जो बारिशों का पानी आता है हम उसको महफूज कर लें, कल को वो हमारी फसलों के काम आ जाए या वो हाइडल पावर के लिए हमारे काम आ जाए, जिससे हम अपनी बिजली जो बना सके। जितने जंगलात है काट काट के हम हाउसिंग सोसाइटियां बना रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हम खुद अपने माहौल के साथ जो है ना तबाही कर रहे हैं। वो 1 बिलियन ट्री सुनामी के ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगाया गया था और अब पता चल रहा है वो करप्शन का सबसे बड़ा स्कैंडल बन रहा है। सवात में कलाम के अंदर तबाही क्यों हुई कि जो दरियाओं के बहने की जगह थी वहां पे हमने होटल्स वगैरह बनाए हुए थे। मौसमियाती तब्दीलियों जो दुनिया के अंदर जो G20 ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनकी सनतों की वजह से जो ग्रीन गैसेस खारिजीज होती हैं उसकी वजह से ये जो सारी तब्दीलियां आ रही हैं, सबसे ज्यादा पाकिस्तान उससे अफेक्ट हो रहा है। क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क भारत में पिछले साल जब रूस यूक्रेन वॉर की वजह से गैस पे पाबंदी थी, तो उन्होंने सबसे ज्यादा कोयला इस्तेमाल किया है। इधर से दुनिया के अंदर जो सनती जो आप आलूदगी का हिस्सा उसका 27% जो उसका कंट्रीब्यूट कर रहा है वो चाइना कर रहा है। अच्छा, इन सब का जो जाके नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तान को हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान को उस तरह दुनिया मदद नहीं करी जिस तरह की उसकी करनी चाहिए। प्लेजेस बहुत हुए पिछली दफा भी, जब ये पाकिस्तान ने स्पेशली जिनेवा में जाके वहां पे प्लेजेस लोगों को इकट्ठा किया गया, डोनर कॉन्फ्रेंस हुई, $8 अरब का हमें बताया गया जो इस्लामी तरक्याती बैंक भी देगा, वर्ल्ड बैंक भी देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी देगा, लेकिन उसमें से कोई पैसे अभी तक नहीं आए। उन सबको मशरूत कर दिया जाता है जी IMF के साथ। अब IMF जो है वो रूठी हुई एक महबूबा बनी हुई है जो मानने का नाम ही नहीं ले रही है। आप उनकी कोई भी शराइत मान ले तो वो उसमें से कोई और कीड़ा निकाल के सामने ले आएगी कि जी ये पूरी क्यों नहीं की गई। और हर शराइत मानने पे जो महंगाई का एक तूफान उस मुल्क के अंदर आता है वो उनको समझ नहीं आ रही कि उससे ये गरीब मुल्क कैसे निपटेगा। अभी फ्रांस के अंदर जो समिट हो रहा है उसके मकासद क्या है कि जी तरक्की पजीर ममालिक जो हैं उनकी मईशत को इस्तेहकाम दिलाना है, उनकी माली मदद करनी है, मौसमियाती तब्दीलियों से जो उनको नुकसान हो रहा है उसकी मदद करनी। भाई तो पाकिस्तान तो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है और पिछले साल से वो आपको ये बात बार बार बावर करा रहा है, हर फोरम पे करवा रहा है। फ्रांस के सदर ने तो यहाँ तक कहा था कि मैं पाकिस्तान के बिहाफ पे दुनिया से जो है वो मदद की अपील करूंगा, लेकिन आ नहीं रहे लोग इस तरफ। या तो वही जियोपॉलिटिकल जो सियासत चल रही है
उसका शिकार पाकिस्तान हो रहा है। आप देखें ना, यूक्रेन की तरफ तो अमेरिका इमदाद भी दे रहा है, उसके लिए 1.2 बिलियन डॉलर उन्होंने इमदाद मंजूर कर ली, IMF भी उसको कर्जे दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ वो नहीं आते हैं। तो ये तो फिर हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को देखना होगा या अपनी माशी पॉलिसीज को देखना होगा। यहाँ पे जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो रही है उसकी वजह से पाकिस्तान को जो है निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है, आपने कहा महबूबा का मसला है, लगता है ऐसे कि मसला साबिक महबूब का है जो आजकल हमारे मामलात के साथ कोई इतने अच्छे नहीं हैं, ख़ास तौर पे जो इंडिया के साथ बड़े मामलात अच्छे हैं। जी मैं आपको इसमें शामिल करता हूँ। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, ये कितना सीरियस मसला है? पाकिस्तान इस वक्त जो भुगत रहा है वो नताइज हैं दुनिया की उस काविश के जो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने के लिए किया है। अगर वो दुनिया पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं करेगी, अब हमारे पास इस हवाले से फिर प्लान बी क्या होगा? कैसे हम बचाएंगे अपने आप को इन सैलाबों से? कैसे हम बचाएंगे अपने आप को इन बेवक्ती बारिशों से? और कैसे हम अपने इंसानी जाने, माल और ज़मीनें बचा पाएंगे इन कैटास्ट्रॉफीज के साथ जिनका हमें सामना है? ये असल चैलेंज है और मैं समझता हूँ कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। हमने आज तक हमारी रियासत ने सिक्योरिटी थ्रेट्स देखी हैं, लेकिन जो नई हमारे सामने थ्रेट्स हैं, आपने ये भी देखा होगा कि स्मोक जो आती है इंडिया से, और उससे दिल्ली के बाद लाहौर भी आलूदा हो गया। और फिर जो बड़ी तफसील से शनीला ने बताया कि चाइना में जो 27% उसका शेयर है, और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक ने ये सूरत हाल पैदा की है। तो इसमें ज़रूरत तो इस अमर की थी कि जिस तरह दूसरी जंग अजीम के बाद एक ब्रेटन वुड सिस्टम में मार्शल प्लान आया था कि ये जो खिता है यूरोप का और दुनिया का, ये आलमी जंग का शिकार रहा है, अब हमने रिकन्स्ट्रक्शन और रीबिल्ड करनी। तो ये एक हमें एहसास नज़र आया वहाँ पे, जिसका तफसील से बता चुके हैं बाकी पैनलिस्ट भी, लेकिन वो मटीरियलाइज नहीं हुआ। मटीरियलाइज क्यों नहीं हुआ? उसमें एक तो यूक्रेन वार की जो के साथ जो कोइंसाइड किया, वेस्ट की सारी तो जो वहाँ चली गई। दूसरा, जो उनकी अपनी इकॉनमीज़ हैं वो भी स्ट्रेस में और रिसेशन का सामना करती चली आ रही हैं। लेकिन इस तरह के जो इजलास हैं, इसमें मुसलसल हम जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके सामने एक केस बिल्ड करने का हमारे पास मौका होता है। अगर वो अपने मसाइल में से 2% भी दे दें, तो ये जो आज क्लाइमेट चेंज के इशूज़ हैं, आज पाकिस्तान ने इसका सामना कर रहा है, कल कोई और मुल्क हो सकता है। और ये जो कुर्रा अर्ज़ पे ये जो चैलेंज होगा, ये किसी एक मुल्क का चैलेंज नहीं होगा, बल्कि पूरे ग्लोब का ये चैलेंज होगा। तो इसके लिए जो आपका सवाल है वो बड़ा पर्टिनेंट है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इस चैलेंज से कैसे नबरदाज़मा हो। इस चैलेंज से नबरदाज़मा होने का तरीका एक तो ये है कि जो सलंगी साहब ने बताया, तरक्की पजीर ममालिक, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, पाकिस्तान जैसे जिनके पास इतने वसाइल नहीं, तो उसके लिए एक तो सोलंकी साहब ने जो बताया कि हमारी अपनी एनवायरमेंटल पॉलिसी होनी चाहिए, हमारी जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं आप? यूनिवर्सिटियों के अंदर ये एक मजमून है, लेकिन निसाब के अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट तो हमारे आते हैं कि जो स्कूल्स के और कॉलेजेस के निसाब सिलेबस में ये होना चाहिए। नहीं, और हम डोंट यू थिंक कि इसको आप हमारे करिकुलम का, चाहे वो स्कूल की सतह के ऊपर हो, कॉलेज की सतह, यूनिवर्सिटी की सतह के ऊपर हो, इसको प्रॉपर हिस्सा होना चाहिए? क्योंकि बिल्कुल इससे तो हम हर वक्त इससे अब सामना है। सख्त सर्दी होती है, आप गर्मी देख लें, जिस तरह से हीट वेव है, आप बाहर नहीं निकल सकते। और दूसरा आप ये देखें कि अभी तक हम शॉपिंग बैग को हम बैन नहीं कर सके, वो प्लास्टिक जो आलूदगी फैलाता है उसको बैन नहीं कर सकते। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी उस तरह नहीं है कि जिस तरह होनी चाहिए। और तीसरा ये कि इसके लिए हमें एक टैक्स भी लगाना चाहिए। जो ये प्लास्टिक की इंडस्ट्री है और जो दूसरी ऐसी इंडस्ट्री है जो शॉपिंग बैग बना रही है, इसके ऊपर टैक्स हो, और टैक्स से जो रकम हो, एक तो है कि वो डिस्करेज होंगे, वो एनवायरनमेंट की तरफ हो। और तीसरा, जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे जो मास डेवलपमेंट है, अर्बनाइजेशन है, उसके अंदर जो अथॉरिटीज़ का रोल है वो भी बड़ा पुअर है। वो LDA हो, CDA, KDA हो, वो एनवायरमेंटल लॉज का उस तरह तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि आगे जो सेक्टर्स हैं वो बड़े बाअसर हैं और एक बेलगाम सेक्टर है। तो शहरों के अंदर भी, जो इस तरह सोलंकी साहब ने बताया कि हमारा एक बड़ा शहर है, इकनॉमिक हब भी है कराची, लेकिन उसमें समंदर के पानी का जो मेयार है वो दुनिया के जो बदतरीन
साहिल हैं उनमें शुमार होने अभी लग एक पड़ा है। रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें दुनिया में जो बेहतरीन शहर जहाँ पे आप रह सकते हैं तो कराची का गालिबन सबसे आखिरी नंबर है। बदकिस्मती की बात है ये, मुझे इन्वॉल्व करना है आगा साहब आपको इसके अंदर। मौसमियाती तब्दीली और उसके जो असरात पाकिस्तान के ऊपर हैं, वज़ीर आज़म ने किस तरह अपना केस पेश किया है, इससे कबल भी पेश करते रहें, तो इस पर भी आपका तबसरा चाहिए। दूसरा ये बताया कि साइड लाइन्स के ऊपर मुलाकातें हुई हैं और उनमें जो सबसे अहम मुलाकात जिसे गर्दाना जा रहा है वो IMF की MD के साथ है। क्या अब कोई पेशरफ्त की हम उम्मीद रख सकते हैं जो उनकी मुलाकात हुई है हालिया? देखिए, बात यह है कि जैसे हम अपने प्रोग्राम में, अपने शो में बहुत देर से ये इशू डिस्कस कर रहे हैं IMF वाला, और हमारा यही ख्याल था कि IMF का मुआहदा नहीं होगा जितनी जल्दी बताया जा रहा था कि हो गया है, कल हो जाएगा, रात को हो जाएगा। ऐसे ही हुआ? नहीं हुआ। अगर तो वाकई वही बात है जो हम सब के जहन में है कि हम एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो हमारी है उसका भ्रंट हम ले रहे हैं, तो फिर तो IMF का मुआहदा अगर होगा बहुत आखिर में जाके होगा और बहुत क्रिटिकल कंडीशन पे होगा। यहाँ ये तो बात मुझे नज़र आ रही है। अगर हम सब जो सोचते हैं ऐसा ही है कि एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एक मूव है पाकिस्तान के खिलाफ, तो फिर तो लेट होगा। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मुलाकातें की है उसमें आपको पता है कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की है, उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के अपना जो है लीडरशिप उनसे मुलाकातें की हैं। बाकी मुलाकातों का आप जिक्र कर चुके हैं पहले। और बात यह है कि हमने बहुत इम्फसाइज किया है कि इस फोरम में से जो इशू है ग्लोबल वार्मिंग का, या वो उस पर हमने बहुत डिस्कस कर लिया है। दो कि ये जो समिट है ये बेसिकली न्यू काइंड ऑफ फिनेंशियल सिस्टम लेकर आने की बात के लिए हो रहा है, यानी कि इसमें एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज हिस्सा नहीं है। ये एक यूरोप एक नया सिस्टम लेके आना चाह रहा है गरीब ममालिक के लिए कर्जों को देने के लिए। सिंपल सी बात, खुल के बात करें, ताकि क्योंकि बहुत IMF या वर्ल्ड बैंक जो है अब लोग थोड़ा सा उससे घबरा गए हैं। हम तो नहीं घबराए हैं, बाकी बहुत सारे मुल्क घबरा गए हैं। तो एक नया एक ऑप्शन, क्योंकि ब्रिक्स जब आ गया है आपके सामने, ब्रिक्स ने काफ़ी अपना एक शेक किया है यूरोपियन लेंडर को, तो वो यूरोपियन लेंडर ने एक नया लैंडिंग सिस्टम बनाना चाह रहा है, उसके लिए सबको इकट्ठा किया, उसके लिए ईमानदारी की जा रही है। जहाँ तक बात है जो हम बातें कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की, देखिए क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, इसने रहना यहाँ पे। लेकिन सवाल ये है कि क्लाइमेट चेंज सबसे ज़्यादा नुकसान उन इलाकों में क्यों पहुँचा रही है जिसमें पर किलोमीटर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। हम हमारी वैसे तो कहा जाता है ना कि पर किलोमीटर के अगर हिसाब से हम देखें तो वो तकरीबन 400 कुछ बनती है पर के अपना किलोमीटर हमारी पॉपुलेशन, यानी कि ग्रोथ कह लें या उसकी अपने यानी कि ठीक अपना डेंसिटी कह लें। लेकिन अगर हम बलूचिस्तान के इलाकों को और पहाड़ी इलाकों निकाल दें जहाँ पे इंसान नहीं रहते हैं, तो हमारी डेंसिटी लेवल जो है वो 790 अफराद पर किलोमीटर है। और पाकिस्तान में अब सिर्फ मेरे ख्याल में 3 या 4% आपका ग्रीन एरिया रह गया है जिसको हम फॉरेस्टेशन कहते हैं। उसके अलावा जैसे कि हमारे दोस्तों ने पहले बात ठीक है आगा साहब, हम फॉरेस्ट जी ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله जी आगा साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं शामिल करता हूं सिजाद साहब को भी। शुक्रिया। तो बात ये है कि हमें अपने हालात भी देखने पड़ेंगे। आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उससे मेरा नहीं ख्याल है कि कोई मुल्क इस तरह चल सकेगा, अगली सदी में जा सकेगा। और आखिरी बात मैं करूंगा वो ये है कि बदकिस्मती देखिए कि हम यहाँ पे पॉपुलेशन जो मैनेजमेंट का सिस्टम है हम उसका नाम रखते हुए डर रहे हैं। 1970 के बाद हम उसका जो एक हमारा था एक अपना सिस्टम था उसका नाम ही डरते हैं। कभी उसका पॉपुलेशन अजीब नाम है, यानी कि हम उसको पॉपुलेशन प्लानिंग का नाम देते हुए डर रहे हैं पिछले 40 सालों में। तो आपने पॉपुलेशन कहाँ कंट्रोल करनी है भाई? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जनाब कि इंटरनली हमें चीज़ों को बेहतर करने की जरूरत है। सिजाद अनवर साहब, अगर हम इस वक्त आलमी मालियाती निज़ाम देखें तो हमें जो इसका नतीजा नज़र आता है वो गुर्बत, अफलास और मज़ीद जो तनज़्ज़ुली है वो नज़र आती है। अगर आप इससे डिसएग्री करते हैं तो वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त अगर सिर्फ पाकिस्तान को ही देख लें तो पाकिस्तान ने अपने सिर्फ सूद की मद में 7 ट्रिलियन रुपीस रखे हुए हैं। यही पैसे अगर आलमी मालियाती निज़ाम के सीने में कुछ दिल होता और उनको ये मालूम होता IMF को और दूसरे मालियाती इदारों को कि इस मुल्क को पिछले साल 30 से 32 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है, तो क्यों ना हम इनके साथ रीशेड्यूलिंग, रीस्ट्रक्चरिंग या जो मार्कअप रेट है उसको रीनेगोशिएट करें ताकि इसे ब्रीदिंग स्पेस मिल सके। क्या जो मौजूदा आलमी निज़ाम है इस वक्त आलमी मालियाती निज़ाम है, क्या वो सस्टेनेबल है और क्या इसके अंदर मजीद स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की जरूरत नहीं है? क्या यासर, आपने दुरुस्त कहा कि क्या अगर आलमी मालियाती इदारों के दिल में के अंदर दिल होता तो शायद वो कुछ हमदर्दाना नज़रिया सोचते। लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, इसी तरह जो इंटरनेशनल मार्केट है वो भी बेरहम होती है। सारी दुनिया इसके बेरहम होने का नतीजा भुगतती है। हत्ता कि जो फर्स्ट वर्ल्ड है वो भी कई दफ़ा रिसेशन का शिकार होती है। आपने देखा कई मल्टीनेशनल कंपनियां डूब जाती हैं। ये तो इट इज़ पार्ट ऑफ मतलब पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन यासर, हमने अपनी क्या तैयारी कर रखी है? असल सवाल ये है, दुनिया तो चलो कोई हमदर्दी करे या ना करे, जो पैसे ही नहीं रहते हमारे पास रहा, आज उसने आंखें फेर ली हैं, लेकिन क्या हमने अपने लिए कोई जी
यासर मैं समझ नहीं सका। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सर तैयारी करने के लिए हमारे पास वसाइल ही नहीं है। वसाइल होंगे, जो वसाइल होते हैं वो हम रीपेमेंट में दे देते हैं, डेट को रिटायर करने में दे देते हैं या उसके मार्कअप पेमेंट में दे देते हैं। तैयारी करने के लिए वसाइल नहीं है हमारे पास, कहां से हम तैयारी करें अपनी? लेकिन आपके पास बहुत कुछ है। अगर हम ये इन्हीं प्रोग्राम्स में बात करते रहे हैं कि हम अगर एक तफैली रियासत की बजाय एक इंडिपेंडेंट विजन के साथ मुल्क को आगे लेकर जाने की कोशिश करें तो हमारे पास बेशुमार वसाइल हैं, ऐसी बात नहीं है। आज भी इस वक्त भी दुनिया में आप देखें कि एक ही मालियाती निज़ाम नहीं है, कई पैरेलल ढांचे भी हैं। जैसे आगा साहब ने कहा कि ये जो फ्रांस में हो रहा है इसमें मगरबी दुनिया जो है वो IMF और वर्ल्ड बैंक के सिस्टम के अलावा कोई सिस्टम बना रहे हैं लोगों को कोई हेल्प आउट करने के लिए। लेकिन फिर मैं कहता हूँ, आपने ग्लोबल वार्मिंग की बात की, हमने पिछले 1 साल से जो पिछले फ्लड देखे और जिस तरह से हमारा पूरा सिंध और बलूचिस्तान डूब गया था, हमने क्या तैयारी की 1 साल के अंदर? हमने वो ग्लेशियर्स की मॉनिटरिंग से लेकर दरियाओं के बेड जो खाली करवाने थे वहाँ तक, और फिर जाके ये जो ख़ास तौर पे वो जो कंस्ट्रक्शन करवानी थी उन इलाकों में जहाँ पे मज़ीद बारिशें होने का इम्कान है वहाँ तक, अभी तक आपने देखा सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो है फंड्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली, और फिर ये बात है कि जो ग्लोबल वार्मिंग ने पाकिस्तान को इम्पैक्ट किया है, हमने इन्हीं प्रोग्राम्स में कहा था कि पिछले जो मौसमियाती साइकिल थे हमारी सारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उसके मुताबिक बनाई गई थी। अब क्या उसके जो नई तब्दीलियां आ रही हैं उसके मुताबिक क्या कोई एडॉप्टेशन की है हमने 1 साल के अंदर? नहीं की। हम इंतज़ार ये करते हैं कि कहीं से लाखों डॉलर आ जाए, कहीं से बहुत सारा पैसा आ जाए, उसको कुछ हम स्पेंड कर लें, कुछ इधर उधर नहीं। हमें एक अपना तर्ज फिक्र पाकिस्तानियों को तब्दील करने की ज़रूरत है। अपने आप को ये जो तब्दीलियां आ रही हैं उनके मुताबिक अगर हम एडॉप्ट नहीं करेंगे तो उसी तरह जैसे सुलंगी साहब ने कहा, समंदर हमारे मुंह पे मारता रहा, फिर दरिया हमारे मुंह पर मारते रहेंगे। वो सारी जो हम उसके अंदर फुजला डालते हैं, जिस तरह से हमारी बिल्डिंगें गिरी थी कलाम से लेकर सिंध तक। और अभी आप देखें कि इस वक्त जब मोदी अमेरिका में है तो इंडिया में बहस क्या चल रही है? इंडिया में ये बहस चल रही है कि मोदी साहब को चाहिए कि स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप अपनी जगह पे, लेकिन वो अमेरिका को इन्फ्लुएंस करे कि जितनी उनकी प्रोडक्शन जो है चाइना में, उनकी जो फैक्ट्रियां और कंपनियां काम कर रही हैं वो चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया में आ जाए। आज पाकिस्तान इस पे एम्फसिस कर रहा है। ये जो नई आपकी एपेक्स कमेटी बनी है कि जी मिडिल ईस्ट के मुल्कों को कहा है कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। चीन ने आज जैसे रीअश्योर किया है कि वो पाकिस्तान की हर लम्हे पे मदद करेंगे, तो हमें आगे बढ़कर चीन को भी ये मशवरा देना चाहिए कि वो जो मिडिल ईस्ट को और बाकी जगह पे अपना सामान भेजना चाहते हैं उसकी प्रोडक्शन यूनिट अगर पाकिस्तान में लगाए जाएं। जैसे हमें कुछ आउट ऑफ बॉक्स नहीं करेंगे और हम दुनिया के रहमो करम पे होंगे और फिर कहेंगे कि क्या दुनिया के दिल में, सीने में दिल नहीं है, तो मेरा ख्याल ये ज्यादा हम अपने आप को ज्यादा ही काबिल तरस बना रहे हैं। कुछ ना कुछ हमें खुद भी करना पड़ेगा जो हम नहीं कर पा रहे हैं। यासर, आई एम सॉरी टू से। बिल्कुल ठीक है। हमारे तमाम पैनलिस्ट इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हमें इंटरनली इन हाउस जो चेंजेस हो सकती हैं जो हमारे में है उसे करने की ज़रूरत है। अगले मौजू की जानिब हम बढ़ेंगे जनाब। अगला मौजू है कुछ सियासत के हवाले से। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र और मरकज़ी नायब सदर मरियम नवाज़ साहिबा ने चीफ ऑर्गेनाइज़र का मनसब संभालने के बाद उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियों का जब आगाज़ किया, पंजाब से KP, आज़ाद कश्मीर और अब बलूचिस्तान में भी वो अपनी इन सरगर्मियों के सिलसिले में उनकी मुलाकातें जारी हैं। नेशनल पार्टी के वफ़द की भी उनसे मुलाकात हुई है और साबिक वज़ीर आला अब्दुल मालिक बलोच की क़यादत पे ये मुलाकात उनसे हुई है। और उसके साथ साथ नेशनल पार्टी के साथ जो तहरीक इंसाफ के नाराज़ रुकन हैं अफजल ढांडला, उनकी भी उनसे मुलाकात हुई है। अब बलूचिस्तान में किस हद तक मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अपना सियासी कदम न सिर्फ जमा पाएगी बल्कि बढ़ा पाएगी, इस हवाले से अपने पैनलिस्ट की राय जान लेते हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब से सवाल होगा, मरियम नवाज़ का इंतखाबी सियासत में कदम, बलूचिस्तान से शुरुआत, क्या नवाज़ लीग पंजाब के बाद बलूचिस्तान में भी कदम जमाने में कामयाब हो पाएगी? मुझे नहीं मालूम कि कदम जमा पाएगी या नहीं जमा पाएगी, लेकिन उनको कदम जमाने चाहिए। ये इस मुल्क की ज़रूरत है। इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो तभी
बेहतर होगा जब हमारे पास कौमी सियासी जमातें हों जो किसी ख़ास इलाके की जमात ना हो। बड़े अरसे तक मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब तक महदूद थी या ज़्यादा से ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा का जो हज़ारा डिवीज़न है वहाँ तक। ये उस जमात के लिए अच्छा नहीं है। मेरे ख़्याल में ये इदराक है मुस्लिम लीग नून के अंदर कि वो एक कौमी जमात के तौर पर सामने आए, सिंध में भी वो जाए, बलूचिस्तान में भी जाए और खैबर पख्तूनख्वा के वो इलाके, वसी इलाके जहाँ पर उसकी नुमाइंदगी नहीं है वहाँ हो। यही सूरत-हाल पीपल्स पार्टी की भी होनी चाहिए। आपको पता होगा कि 70 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की जमात नहीं थी, पंजाब की जमात थी। सिंध में तो उनके पास इतने अरकान सूबा असम्बली भी नहीं थे कि वो अपनी सूबाई हुकूमत बना सके, सादा अक्सरियत भी नहीं थी। पंजाब में बेपनाह अक्सरियत थी, 180 नशिस्तों में से 113 नशिस्तें पीपल्स पार्टी की थी। दूसरे नंबर की जमात के पास सिर्फ 15 नशिस्तें थी, तो वो एक पंजाबियों की जमात थी एक तरह से। तो ये ज़रूरी है तमाम जमातों के लिए कि वो अपनी जो नुमाइंदगी है वो हर जगह करें और उससे ये वफाक जो है वो मजबूत होगा। बिल्कुल ठीक है। आपका कहना यह है कि वफाकी पार्टी का मतलब यह है कि तमाम इकाइयों में उसकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। शरीला साहबा आपकी तरफ आते हैं, ये फरमाइएगा बलूचिस्तान में हम देखते हैं तो एक स्टेटस को हमें नज़र आता है। कुछ लोग होते हैं पार्टियों के नाम बदल जाते हैं, चेहरे वही रहते हैं और उन्हीं के साथ जो भी वफाक में हुकूमत बनती है तो उन्हीं को फिर सीट्स भी मिलती हैं कैबिनेट के अंदर, वफाकी कैबिनेट के अंदर, और उन्हीं को फिर पुष्पनाई भी हासिल होती है या सपोर्ट भी होती है वफाक की बलूचिस्तान में काबीना के तश्कील के हवाले से भी और हुकूमत चलाने के हवाले से भी। डोंट यू थिंक दिस इज़ हाई टाइम के बलूचिस्तान के अपने मफाद में है कि ये स्टेटस को का खात्मा, और जिस तरफ इशारा किया मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कि अब जो वफाक की पार्टियाँ हैं उनको भी फुटप्रिंट वहाँ पर अपना मजबूत करना चाहिए? यासिर, जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद बलूचिस्तान के अंदर हालात जो थे ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हुए थे। हमें पता कि आज़ादी की तहरीकें वहाँ पे शुरू हो चुकी हुई थी, अपना निसाब मुरतब कर रहे थे, वो अपना कौमी तराना बना रहे थे। तो फिर उसके बाद ये सियासी जमातें ही थी, पहले पीपल्स पार्टी जिन्होंने आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान का पैकेज दिया, फिर नवाज लीग की हुकूमत आई जिन्होंने उन्हीं के लोगों के साथ मिलकर वहाँ पे हुकूमत बनाई, और नवाज लीग के दौर में था कि वहाँ पे 14 अगस्त जो थी मनाई गई थी। देखिए, जो बलूचिस्तान की आवाम है उनके मुतालबात तो यही है ना कि उनको उनके हकूक दिए जाएं, उनको भी दूसरे सूबों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको भी वहाँ पे तालीम का अच्छा निज़ाम चाहिए, उनको भी नौकरियां चाहिए। तो मुतालबात की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वो स्टेटस को का निज़ाम है। स्टेटस, बिल्कुल, उनके जो अपने सरदार है, जागीरदार हैं, वो अपने मुफादात के लिए हमेशा पार्टियां बदलते रहते हैं। अगर वहां के अवाम को आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन दें और उनको आप हक दें कि वो अपनी मर्जी की पार्टी चूज करें। देखिए, बलूचिस्तान के एक लीडर ने मैं बताया था कि अगर बलूचिस्तान की आवाम को फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे, उनको अपनी मर्जी का लीडर चुनने दे, तो सबसे ज्यादा वोट नवाज लीग को डाले जाएंगे। उसकी वजह है तरक्याती काम, कि उनके दौर के अंदर सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में तरक्याती काम होते रहे, वरना तो बलूचिस्तान ने पीपल्स पार्टी के दौर में आर्मी ऑपरेशन भी देखा है, और मुशर्रफ का दौर भी हमने देखा है कि वहां पे जब अकबर भुट्टी को जो था वो कत्ल कर दिया गया। तो आप अगर उनके अवाम को हकूक देंगे, उनके अवाम को ये एहसास दिलाएंगे कि आप भी को भी कौमी धारे में हम शामिल कर रहे हैं और आपकी राय भी बहुत अहमियत रखती है। 14-15 सीट्स होती हैं वहां पे, जागीरदार होते हैं, मखसूस उनकी सीटें होती है, हर दफा उनको मैनिपुलेट कर लिया जाता है, और जिस हाइब्रिड निजाम को आपने लाना होता है वो बलूचिस्तान के लोगों को उसके साथ शामिल करवा दिया जाता है, और वहां के लोगों को कोई हक दिया ही नहीं जाता कि फिर इलेक्शन होने शुरू हो जाए। मरियम नवाज की जो अब वहां पे बलूचिस्तान के लोगों से मुलाकात हो रही है, ये एक बड़ा खुश आइन जो है बात है। देखें, हम पहले भी कह रहे थे कि जो नवाज लीग है 1997 में तो उन्होंने सारे सूबों में हुकूमतें बना ली थी, लेकिन उसके बाद से पंजाब की पार्टी बन के रह गई थी जब वो मुशर्रफ के coup के बाद वापस आए थे। तो बहुत जरूरी था कि वो खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में भी जाते, वहां पे जाएं, अवाम से मिलें, वहां की मकामी क़यादत से मिलें और अपनी जड़ें मजबूत करें उसके अंदर। तो ये जो अब कदम उठाया जा रहा है ये बहुत जरूरी था और बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए। अल्लाह करे कि इससे बेहतरी आए बलूचिस्तान के अवाम के लिए। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आपको इसमें इन्वॉल्व करते हैं। बलूचिस्तान में अगर हम देखें तो ओवरऑल वहाँ पे बलोच भी रहते हैं, पश्तून भी हैं और हज़ारा भी हैं। इन तमाम जो एथनिसिटीज़ हैं इनके अपने अपने तकाज़े, अपने अपने मसाइल, अपने अपने इशूज़ हैं। इस वक्त तक
आपके ओपिनियन के अंदर किस पार्टी के पास वो ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो वहाँ जा के इन लोगों के मसाइल और इनके जो इश्यूज हैं वो हल कर सकती है और वसाइल इन तक नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है इन तक हो सकता है और आम बलोच जो है वो अच्छा पढ़ भी सकता है, इदारों में जाके नौकरियां भी हासिल कर सकता है और कारोबार भी कर सकता है? योर टेक सर। मेरे ख्याल में एक तो ये कि बड़ा खुशाइंद है जिस तरह सोलंगी साहब ने कहा कि ये जो एक तासर है कि पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद है और नून लीग मुस्लिम लीग नून पंजाब पे फोकस किए बैठे हैं, तो इन दो जो बड़ी हमारी जमातें जितनी भी जमातें हैं इन्हें फेडरेशन की जमातें होना चाहिए और ये पाकिस्तान इससे मजबूत होगा। और लोग जब एक क्रिकेट टीम भी खेलती है तो कोई ये नहीं देखता कि प्लेयर बलोची है सिंधी है, तो सियासी जमातों को भी एक टीम की तरह होना चाहिए, वो को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ बने और जो फेडरेशन के मुख्तलिफ एरियाज़ हैं उनकी वो भरपूर नुमाइंदगी करें। अब जहाँ तक रहा आपका सवाल, और इसमें मैं ये भी कहूँगा कि सिर्फ एक मोहतरमा मरियम नवाज़ से एक्सपेक्ट करना इतनी बड़ी जमात का, वो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं, वो तैयार भी हैं, पर बाकी लोगों का बलूचिस्तान सिंध और फाटा में हाथ पे हाथ धरे रहना, जो हमारे सीनियर नायब सदर दीगर भी रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, साला साल वहाँ का विज़िट ही ना करना, ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारी सारी सियासी पार्टियों को। जहाँ तक आपकी बात है, बलूचिस्तान में सहाफ़त की और सियासत की रीच कम है जो बाकी अजला में नज़र आती है। अगर आप मीडिया को देखें तो 2-3 GT रोड पर को कवर करता है, वो बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ नुमाइंदे ही नहीं है। और अगर आप वहाँ सियासी जमातों को देखें तो पूरे मुल्क में सबसे अहम चीज़ जो डेवोल्यूशन के लिए आपने बात की है, लोकल बॉडीज़ है। लोकल बॉडीज़ ना हम पंजाब में करा रहे हैं ना बलूचिस्तान में करा रहे हैं, तो कोयटा का तो मेयर होना चाहिए, लाहौर कराची का मेयर होना चाहिए और लोग वहाँ पे फिर अपनी डेवोल्यूशन ऑफ पावर और निज़ाम हो। सबसे बड़े एक तो ये इसमें पहलू है। तीसरी पहलू कि सूबाई तंजीम और जो उनके इशूज़ हैं जो आप कह रहे हैं, लोकल लेवल पे जो कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो एथनिक कम्युनिटीज़ हैं, हज़ारा हैं, पख्तून हैं, बलोची हैं, जब उनकी नुमाइंदगी होगी तो वहाँ पर ओनरशिप बड़ी मैटर करती है ना। ऑप्टिक्स ये होती है कि कुछ अर्से के में बलूचिस्तान से कोई भी खबर आती है तो हज़ारा कम्युनिटी अपना कोई ना कोई जनाजा रख कर विफाक के साथ डिमांड कर रही होती है कि इनके कातलों को पकड़ा जाए। बलोचों के अपने मसाइल हैं, इस तरह से वहाँ जो पश्तून कम्युनिटी है उसके अपने इश्यूज हैं, जई साहब अपने डिफरेंट बात करें। जो ऑप्टिक्स वहाँ से आते हैं वो हमेशा ही आते हैं कि वो खुश नहीं है, उनको क्या कोई सियासी धारे में लाकर इस तरह से उनकी जो उमंगे हैं या उनकी डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अब ये देखिए, एक रविश ये रही है 2 दहाइयों से कि कोई एक बड़ा ओहदा दे दिया जाए बलूचिस्तान को, वो भी एक जो फार्मूला फेल हो गया। आप चेयरमैन सेनेट देख लें, आप देख लें, गवर्नर देख लें, और तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि बलूचिस्तान की चलें उन फोरम्स में डिबेट ही ज़्यादा हो इश्यूज़ को। समहाउ वहाँ वो लोग मेन स्ट्रीम में उनके इश्यूज़ और चीज़ें सामने नहीं आ रही, ना मीडिया में सामने आ रही हैं और ना पॉलिटिक्स में सामने आ रही। जहाँ तक ये बात इलेक्टेबल्स की है कि वो सरदार हैं, तो एक सियासी पार्टी है जो इसमें ये भी है कि जो पंजाब का साइज़ है वो साइज़ इतना बड़ा है कि एक सारी कंपेन एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि बैटल ग्राउंड पंजाब में हो और चंद में, तो वहाँ से आपकी मेजॉरिटी आ गई, नंबर गेम में फायदा हो जाएगा। नंबर कराची की सीटें जो हैं आप देख लें तो वो बलूचिस्तान के तकरीबन बराबर हैं। तो इसलिए ये इसके ऊपर भी हमें रिफॉर्म चाहिए होगी कि हम कैसे, जिस तरह सेनेट में हमने किया है कि सेनेट के अंदर। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। आप मुर्तज़ा सोलंकी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं जी, मैं कुछ ओके ठीक है। आगा साहब आपकी तरफ आते हैं। आगा साहब ये फरमाइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान दिया मेन स्ट्रीम करने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपनी हुकूमत के अंदर CPAC दिया, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मंसूबे, और ये कहा जा रहा है कि CPAC में सबसे ज़्यादा किसी को अगर फ़ायदा होगा, हमने तो अपनी आंखों से देखा, वो बलूचिस्तान को ही होना था। फिर क्या वजह है कि बलूचिस्तान इस वक्त तक मेन स्ट्रीम क्यों नहीं हो पाया? पॉलिटिकल विल की कहीं कमी नजर आती है या तसलसल टूट जाता है? देखिए, मैं बलूचिस्तान की सियासत को 90 की दहाई से कवर कर रहा हूँ, आई मीन एज ए फुल ऑपरेशनल रिपोर्टर के तौर पे, और मैंने 2015 तक तो रेगुलरली वंस इन ए ईयर एटलीस्ट मैं बलूचिस्तान जाता ही इसलिए था क्योंकि बलूचिस्तान के जो करंट्स और अंडर करंट्स हैं थोड़े से मुश्किल हैं समझने के लिए। तो उसमें 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा मिसकॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे जो सरदार है वो कोई तरक्की नहीं होने देता है। मैं इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूँ। देखिए,
सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर पीएमएल रही है तो वो ताज मोहम्मद जमाली के जमाने में वहां पे रही है। क्यों काम क्यों नहीं हुए? बिल्कुल हुए काम। और आपने अभी जो बातें बताई है ना कि पीपल्स पार्टी ने कौन सा प्रोजेक्ट दिया और पीएमएलएन ने कौन सा प्रोजेक्ट दिया, एक प्रोजेक्ट आप भूल गए हैं, वो है खुशहाल बलूचिस्तान का प्रोजेक्ट जो मियां नवाज शरीफ साहब ने दिया था। ठीक, वो भी बड़ा इफेक्टिवली वहां पे काम किया गया। बात ये नहीं है कि सरदार कोई, ये बहुत मिसकॉन्सेप्ट है, आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि जी सरदार वहां पे तरक्की को रोकता है। सरदार की कोई मजाल नहीं है तरक्की को रोके, अगर रियासत वहां तरक्की करना चाहे। वहां पे मैं पॉलिटिकल पार्टी से पूछता हूं, रियासत क्यों नहीं मेनस्ट्रीम करना चाहिए? लास्ट टाइम उन्होंने कब वहां पे अपनी प्रोविंशियल सेटअप बनाए थे? रियासत में जब देखे ना मियां नवाज शरीफ साहब जब आते हैं बलूचिस्तान में क्यों काम शुरू हो जाता है, ये मुझे बताइए, उसके बाद रुक जाता है। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर पे डिपेंड करता है कि वो अगर और आपको ये भी याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब कम से कम 2 महीनों के बाद बलूचिस्तान जरूर जाते थे, और ये उनकी आज से आदत नहीं है, ये ये ताज मोहम्मद जमाली के जमाने से आदत है। तो जब आपका प्राइम मिनिस्टर वहां पे टाइम देगा, वहां के लोगों को मिलेगा, वहां पे प्रोविंशियल लेवल के ऊपर अपनी जमात को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, वहां पे काम होंगे। बट मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये हकीकत है कि जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने कई सालों नहीं कई दहाइयों से वहां पे अपना प्रोविंशियल सेटअप ही नहीं बनाया। और हम ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, वहां पे जेयूआई है, उनसे हम लोग ले लेंगे जब हमने हुकूमत बनानी होगी, या वहां पे उससे बदले ले लेंगे हुकूमत बनानी होगी। इस तरह तो हम बैठ के सोच रहे होते हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ हमेशा कहते थे कि बलूचिस्तान जो है वो कॉरिडोर नहीं है, वो गेट है सेंट्रल एशिया के साथ मेरा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अगर साहब मुझे क्विकली सज्जाद साहब को ऐड करना है। सिर्फ एक कॉरिडोर ना समझें जिस तरह कि हम सारे समझते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है। सज्जाद साहब ये फरमाइएगा, बलूचिस्तान का जो पोटेंशियल है, रेकोडिक की बात की जाए या बाकी जो उसके अंदर मिनरल्स हैं, पोटेंशियल है, फिर उसका जो कॉरिडोर के तहत जो गवादर है, और गवादर से अगर हम आगे की चीज़ों को लेकर चलें, जो पोटेंशियल है, अगर वो सियासी तौर पे हम वहाँ पे मजबूत होते हैं, लोगों के साथ बेहतर तौर पे कनेक्ट करते हैं, इस पोटेंशियल को पाकिस्तान के हक में एक्सप्लॉइट करने में किस हद तक फायदा हो सकता है? सौ फीसद फ़ायदा हो सकता है। असल बात है बलूचिस्तान को तन्हाई से निकालना और मेन स्ट्रीमिंग करना, ये असल बात है। यासर, बलूचिस्तान के 3 हिस्से हैं अगर देखा जाए तो। एक जनूबी हिस्सा है जो ग्वादर और जो कोस्टल एरिया का है, वहाँ के पॉलिटिकल डायनामिक्स और हैं। एक हिस्सा पख्तून हिस्सा है जो नॉर्थ में है, वो उसके पॉलिटिकल डायनामिक्स और हैं। और एक सेंट्रल पार्ट है, उसके भी 2 हिस्से हैं। वो उसमें आप देखें कि कोयटा और उसके गिरदोनवा में एक मिडिल क्लास है, उसमें हज़ारा है, बाकी लोग हैं और कुछ नवाब हैं वहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज साहबा जब जा रही हैं बलूचिस्तान में, तो उनके सामने ना कुछ 1-2 चैलेंज हैं। उनकी पार्टी जब भी इक़्तिदार में आती है तो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून का एक ढांचा बन जाता है। लेकिन आज जमालीज, किसी ज़माने में जमाली इनका वज़ीर आला थे ताज जमाली, आज जमालीज जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में नहीं हैं। अच्छा, फिर सनाउल्लाह ज़हरी उनके सदर थे, तो उनकी मैंगल साहब के साथ झगड़ा था, तो उसके नतीजे में वो पीपल्स पार्टी में चले गए। अच्छा, फिर उसके बाद उनके बहुत सारे ओहदेदार जो थे, जाम यूसुफ था इनका वजीर आला, वो आजकल बाप में उसका बेटा जो है ना। अच्छा, फिर वहाँ पे इनके बहुत सारे ओहदेदार हैं। जब पार्टी शिफ्ट होती है, वो काफ लीग में चले गए थे, पीटीआई में चले गए थे। तो बेसिकली फॉलो नहीं किया जाता अपनी अपनी तंजीम को वहाँ पे बलूचिस्तान में। अभी भी अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी का भी वहाँ पे सनाउल्लाह ज़हरी साहब सदर हैं, हालांकि मैंगल साहब के साथ पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात ज़्यादा हैं, वहाँ पे भी एक कॉन्फ्लिक्ट उसी तरह का सामने आ रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, डॉक्टर मालिक की जो पार्टी है ना, वो मिडिल क्लास को करती है, जो ग्वादर साइड पे है, उनकी अच्छी रूट्स हैं। इसी तरह सेंटर में ये जो हज़ारा है, और ख़ास तौर पे बाप में कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े ब्रिलियंट हैं, जिनमें आप देखें कि वो सरफराज बुगटी और दूसरे जो उनके लोग हैं, वो बड़े अच्छे आर्टिकुलेट लोग हैं। इसी तरह
अब ज़रूरत ये है कि वहाँ जाएं मरियम साहबा, उनके सामने बलूचिस्तान खुला है। बलूचिस्तान आज टेररिज्म से भी फ्री है काफ़ी हद तक, और बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे जो हज़ारा और सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट था वो भी काफ़ी हद तक दब चुका है। अब वहाँ पे पीसफुल हालात हैं सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। मरियम साहबा जाएं, अपनी पार्टी को रीबिल्ड करें। बिल्कुल सोलंकी साहब ने कहा कि तमाम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बलूचिस्तान को आपस में जोड़ने की ज़रूरत है, लेकिन बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं ना उनको इंटेलिजेंटली, स्मार्टली उसी तरह हमें उनका हल निकालने की ज़रूरत है। आप देखें ग्वादर मूवमेंट के साथ हमने अभी तक क्या किया है, जो वहाँ के लोगों के राइट्स हैं हम उसको अभी तक सेटल नहीं कर सके। मौलवी हिदायतुल्लाह साहब अभी तक अदालतों के सर, चक्कर लगा रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं डायनामिक्स फर्क है, इसलिए हर एक इलाके को उसके हिसाब से हमें डील करना पड़ेगा, तभी जाके हम अपना पॉलिटिकल जो फ्रंट है उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मुझे शुक्रिया अदा करना है मुर्तज़ा सोलंकी साहब का, ताहिर नईम मलिक साहब का, शनीला अम्मार साहब का, आगा इकरार साहब का और सज्जाद अनवर साहब का। आज के दोनों मौज़ूआत को ज़बरदस्त तरीके से आपने समेटा है जनाब। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।